ये मैंने 90% मार्क्स अचीव किए। क्या? सिर्फ 90%? बहुत अच्छा कर सकती थी तुम। बहुत अच्छा कर सकती, 90%, सिर्फ 90%, बहुत अच्छा कर सकती, बहुत अच्छा कर सकती। उसने अपने टीचर्स को बताया, दोस्तों के साथ शेयर किया कि मुझ पर बहुत दबाव है। फिर आया रिजल्ट का दिन और वो चली गई कई सारे सवाल छोड़कर। 90% लाकर भी हार गई वो अपनी ज़िंदगी। ये कहानी है उस दर्द की जिसको हम समझने से कतराते हैं। हम सुनते तो हैं पर समझते नहीं। आज उस बच्ची के द्वारा छोड़े गए सवालों को जानने की कोशिश करते हैं हम इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर आलोक बेंजामिन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक ज़माना था जब बच्चे पास भी हो जाते थे तो खुशी की बात होती थी और फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, 60% आ जाए तो उनके जो पेरेंट्स होते थे वो मोहल्ले में मिठाई बाँटते थे। आज ऐसा क्या है कि 90% आने के बाद भी पेरेंट्स सैटिस्फाइड नहीं है। अब देखिए कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम रह रहे हैं। उस ज़माने से इस ज़माने में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इन बदलावों की वजह से ना केवल कंपैरिज़न हमारे विसिनिटी में होता है आस-पास में, बल्कि हम कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी का बहुत सारा सैलाब है। दूर अमेरिका में, भारत के अलग-अलग कोनों में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी है। तो कंपैरिज़न सिर्फ़ आस-पास की जगह से नहीं है, कंपैरिज़न मतलब दूर-दूर तक है यहाँ पर और उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी को लेके काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल है। बट अगर हम 10th की या अभी अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो वहाँ अभी तो करियर की बात ही नहीं आ रही ना। अभी तो जस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन है कि 10th करना है, 12th करना है, उसके बाद हम करियर गाइडेंस या कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। अब आपको मेरे ही कई मित्रगण हैं जिनके 8वीं से जो बच्चे अभी 8वीं में ही हैं, वो 10वीं की 12वीं की किताबें उनको पढ़ा रहे हैं जी। और अभी से ही वो कोटा जैसी जगह पे जाते हैं, जबकि वो अंडर एज हैं उसके लिए, ताकि वो उस समय के कॉम्पिटिस्टेड कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार हो सकें। तो ये एक स्ट्रेसफुल माहौल है, जो दिया जा रहा है क्योंकि मैंने और आप मेरे से उम्र में कम हैं, तो हमने इतना ये स्ट्रेसफुल माहौल देखा नहीं है इस स्थिति में। लेकिन अभी से पेरेंट्स शुरू से ही तैयारी कराते हैं, 12-13 साल की उम्र से ही वो डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा किस विधा में जाएगा और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि तो इस वजह से दबाव बहुत है। तो पेरेंट्स जो है वो प्यार और प्रेशर में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते? वो क्यों नहीं समझ पाते कि बच्चा जो है वो हमारे अत्यधिक प्यार की वज़ह से, अत्यधिक प्रेम की वज़ह से कि हम उसको कुछ बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, वो ख्वाहिशों को लेके प्रेशर में जा रहा है, उस प्रेशर की वज़ह से वो डिप्रेशन में जा रहा है। आपने बहुत ही एक संवेदनशील सवाल पूछा है कि प्यार और प्रेशर। मैं इसमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ पेरेंट्स के ऊपर भी, कि जिस चीज़ को वो प्यार कह रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में प्यार है? क्योंकि अगर उनके भले के लिए अगर वो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपनी ख़्वाहिशें या अपने सोशल प्रेशर्स जो हैं, अपने बच्चे के ज़रिए पूरा करना चाहता हूँ या मैं बच्चे का भला चाहता हूँ? तो इसमें उन एक थिन लाइन है जिसका उत्तर उन्हें देना होगा कि वो वास्तविकता में प्रेम कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रेम में उस तरीके का पुश हो सकता है लेकिन प्रेशर नहीं हो सकता है। आप उत्साहित कर सकते हैं अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए, अच्छे एम्बिशन को रखने के लिए, अच्छी कामना करने के लिए लेकिन उसको प्रेशर करना कि बच्चा स्ट्रेस में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए अ, इस प्रेम में एक प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहूँगा। जब कोई बच्चा अपने टीचर से, फ्रेंड से या किसी भी नियर वन से अपनी बात शेयर करता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, तो वो लोग उस बात को समझ क्यों नहीं पाते? क्या वो नहीं समझते कि ये प्रेशर कहीं सुसाइड का कारण ना बन जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी हमारे आसपास होता है, मतलब जो हमसे बात करता है या पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि ये घटना हमारे साथ नहीं हो सकती या ये मेरा दोस्त ये कर नहीं सकता। लेकिन हम एज़ जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फील्ड में हैं, हम हमेशा ये हिदायत देते हैं कि किसी भी दबाव को, किसी भी कोई भी जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है अपने तनाव के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, प्रेशर के बारे में, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि ये एक उसके जीवन के लिए थ्रेट हो सकता है। तो इसको टालना नहीं चाहिए कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई या आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, उसको समझने की आवश्यकता है और उसको सुनने की आवश्यकता है और सुन करके, समझ करके
उस समस्या को निदान करने के लिए भी पहल करने की आवश्यकता है। कौन से ऐसे साइंस होते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चे में देखें और हमें पता चल जाए कि ये डिप्रेशन की ओर जा रहा है? और अगर ये पता चल भी जाता है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए उस चीज़ को, उस बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए? मैं आपको एक इस प्रश्न के जवाब में पहले मैं एक वास्तविक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ही पड़ोस में 4-5 घर आगे एक किशोर ने आत्महत्या की। और जब मुझे पता चला तो मैं उस परिवार के पास गया, उसके माता-पिता से बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता नहीं चला क्या? तो उन्होंने बोला कि हमें बिल्कुल पता नहीं चला, ये अचानक से हो गया। फिर मैंने उन चिन्हों के बारे में बताया जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सिम्पटम्स के बारे में। मैंने उनसे कहा कि क्या वो गुमसुम रहने लगा था? क्या उसकी भूख में कोई बदलाव था? ना कि क्या वो आपसे बात अकेलेपन में आपको दिखाई दे रहा था कि वो अकेले बैठा है और जिस कामों में उसका मन लग रहा था, वो काम अब उसने छोड़ दिए। जैसे रुचि के जी। काम होते हैं, वो करना उसने बंद कर दिया था या नींद में नहीं आना, इस प्रकार के अपने दोस्तों के साथ घुलना-मिलना नहीं। कभी-कभी आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले लोग जिनके मन में ये विचार चलता है, अपनी कई प्रिय चीज़ें भी दे देते हैं दूसरों को। तो ये सब कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे हम देख सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पालकों को चेहरा देख कर के ही उन्हें पता चल जाता है कि ये दुखी है या ये खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी उसको ऐसा मान लेना कि थक गया होगा, इसकी बजाय अगर वो लगातार इसे देख रहे हैं, तो वो बालक से बात कर सकते हैं बच्चे से कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है। जैसे कि स्कूल में जनरल एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है, मैथ्स है, साइंस है या और भी कोर्सेज़ हैं। आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कोई एक कोर्स होना चाहिए? हाँ, ज़रूर मेंटल हेल्थ पे कोर्स होना चाहिए, इस पे ऊपर लगातार बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में पहले तो क्या है बच्चे प्रोटेक्टेड रहते थे, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, एक टेलीविज़न होता था, अब सबके हाथ में मोबाइल है, तो अभी डिस्क्लेमर देखने के लिए भी माँ-बाप नहीं होते हैं वहाँ पर। तो इतना सारा एक्सप्लोजन है और किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, जो समाज में चीज़ें चल रही हैं, ऐसी कई बातें जो शायद पेरेंट्स को नहीं भी पता होंगी, जो समाज में नई-नई सोशल प्रेशर्स आते रहते हैं, नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। सामाजिक समीकरण में बहुत बदलाव हुआ है, खासतौर पे किशोरों के समय में। तो हमें मेंटल है ये नए अपडेट्स होने चाहिए कि नई-नई समस्याओं के बारे में और निरंतर मैं कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ टॉक्स होनी चाहिए, बल्कि हर स्कूल में साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हों और क्वालिफाइड हों, एक्सपीरियंस्ड हों और हर स्कूल में ये टैबू नहीं रखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे बात ना हो, क्योंकि ये आम बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सालों पहले लगभग 15 साल पहले ही डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया था कि 90% से ज़्यादा भारतीय किसी न किसी छोटे या बड़े रूप में डिप्रेशन में ही हैं। उनके सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तो मेंटल हेल्थ टॉक्स होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए जहाँ पर बच्चा जा सके और अपनी बात को शेयर कर सके। ये आपने कहा मेंटल हेल्थ के लिए, आपने एक सोशल मीडिया का भी ज़िक्र किया बीच में। सोशल मीडिया पर बच्चे क्या कंटेंट देखें और क्या नहीं देखें, ये पेरेंट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कैसे इस कंटेंट को देखने से रोक सकते हैं? अभी कल ही की बात है, एक माता अपने किशोर बालक को लेकर के मेरे पास आई थी और वो जो आपने प्रश्न पूछा ना इसी दुविधा में थी। तो मैंने उनको भी यही कहा जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हम 24/7 हम निगरानी नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हम किशोरों की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो प्रेम है वो भरोसा करता है। तो हम जब पालक प्रेम करते हैं तो वो भरोसा करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। हमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो किन्हीं संवेदनशील विषयों के बारे में उनसे निरंतर बात करते रहें, पीरियोडिकली उनको समझाएँ कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए लाभदायक है देखना, कौन-सी चीज़ नहीं है लाभदायक और उसके तरह उनको समझाएँ। और ना केवल अभी ज़माना वो नहीं है जब हम ये कह देंगे कि ये मत करो या वो मत करो। उसके पीछे का हमें उनको रीज़न भी देना है कि अगर इस प्रकार के आप कंटेंट देखेंगे तो ये परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, ये असफलताएँ आ सकती हैं। तो उसके बारे में रीज़न भी दें और एक बार बात करके ना छोड़ें।
उसमें आप निरंतर पीरियोडिकली उनसे बात करें। करते रहें। आजकल मार्क्स जो हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं? अगर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, तो वो क्या ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएँगे? एक्चुअली क्या है कि हम एक तरीके का सोसाइटल सिंबलिज्म हो गया है कि मार्क्स डिफाइन यू, कि आपके मार्क्स आपको डिफाइन करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे लोग जिन्होंने एकेडमिकली अच्छा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से अच्छा किया है। तो खुशी या सफलता का जो पैमाना है, ये समाज को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। आपको, शायद आपने पढ़ा होगा, कर्नाटका में हाल ही में अभी के रिजल्ट्स में एक पेरेंट्स ने एक बच्चे का फेलियर सेलिब्रेट किया। ये जो केस था मैंने पढ़ा था, वो 32% आए थे और उस केक को उन्होंने काटा और उसमें उसके आउट ऑफ ये इतने मार्क्स लिखे गए थे उसमें। ओके। और देख करके ऐसा लगता है कि ये तो बालक को मतलब गलत दिशा की ओर उत्साहित करने वाली बात प्रथम दृष्टया में नज़र आती है कि ये फेलियर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज़ लोगों में आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो उसके कंपैरिज़न में देखेंगे कि वो बच्चे के प्रयास को उन्होंने सेलिब्रेट किया है, ना कि उसके ऐसे फेलियर को, कि फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, है ना? इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। और अगर हम कंपेयर करें कि अपने बेटे को अपने साथ रखना, कि वो जीवित है और उसको सेलिब्रेट करना, ये ज़्यादा अच्छा रहा उनके लिए, बजाय 90% को सेलिब्रेट नहीं करते हुए उसे खो देना। खो देना। मतलब जनरली होता है कि माँ-बाप जो कहते हैं, वो बच्चों के भले के लिए कहते हैं। तो बच्चे कैसे समझें कि जो माँ-बाप कह रहे हैं, वो प्रेशर नहीं है, वो उनके भले के लिए भी है? देखिए, इसमें ओनस ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर है, क्योंकि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन तभी पूर्ण होता है, जब अगर मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँचे। ओके। तो ये पे जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसका ओनस है। तो पेरेंट्स को अपना इंटेंशन बताना है कि हम आपकी सफलता के लिए चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, लेकिन उसके साथ एक कैविएट भी जोड़ना है, कि मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आप इसमें आपका पूर्ण प्रयास ही आपकी सफलता है, रिजल्ट्स एक अलग चीज़ है। और हम आपसे कंडीशनल प्रेम नहीं करते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो हम आपसे और ज़्यादा प्रेम करेंगे। आपके मार्क्स कम आएँ चाहे ज़्यादा आएँ, आप हमारे संतान हैं और हमारा प्रेम आपके लिए उतना ही बना रहेगा। आपके मार्क्स से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं। अब इसको चाहे आप कह के कर लें, चाहे अपने इंटेंशन बता के कर लें, चाहे जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करें, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि माँ-बाप का प्रेम कंडीशनल है और वो सिर्फ़ मेरे मार्क्स पे डिपेंड करता है उनका प्रेम। जब बच्चे को ऐसा लगने लगता है, तो ये सब नकारात्मक चीज़ें घट सकती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी होता है ना कि जनरली पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। तो वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें, ये मेहनत करें, हम जो नहीं कर पाए, वो ये कर लें। हाँ, ये अच्छी बात है और ऐसा मतलब इसमें बुरा भी नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम पेरेंट्स बच्चों पर अपनी ख्वाहिश रख सकते हैं, उसको थोप नहीं सकते, इसमें डिफरेंस है। अब बच्चे का पोटेंशियल है या नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। अब ये जो डिप्रेशन है, आत्महत्या इसलिए होती है जब वो ख्वाहिशें थोपी जाती हैं, जब बच्चे का पोटेंशियल नहीं होता है तब भी। तो ये देख लें कि अगर बच्चे का पोटेंशियल है और वो कर सकता है, तो वो उसको करना चाहिए। मतलब ऐसा आप ख्वाहिश रख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे का पोटेंशियल पता किया जा सकता है। जैसे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है। उससे बच्चा किस विधा में अच्छा रहेगा, सफल रहेगा, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिला जा सकता है। तो ये एक थिन लाइन है जो देखनी चाहिए कि कहाँ आप थोप रहे हैं और कहाँ आप जता रहे हैं। बेसिकली आज की जो हम बातचीत कर रहे हैं, उसका एक कोर ये भी है कि अभी हाल ही में देखने में आया कि 10th का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट के कुछ ही देर बाद उसने अपने टीचर से बातचीत करी और शायद वो उतनी संतुष्ट नहीं हो पाई और उस प्रेशर को लेते हुए, वो जो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि आपके मार्क्स कम हैं, मध्य प्रदेश के किसी शहर की ये घटना है और वहाँ पर उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। हम पहले जो देखते थे, हालाँकि वो भी गलत है कि फेल होने पर भी बच्चे सुसाइड करते थे और सुसाइड के आजकल जो बच्चों में केस आ रहे हैं, जो अंडर 18 में आ रहे हैं, वो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं उनमें। तो ये जो सुसाइडल पे जा रहे हैं, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो समाज के प्रेशर में हो, चाहे वो दोस्तों की वजह से हो या कुछ ना कर पा रहे हों, वो रीज़न्स बेसिकली कैसे आइडेंटिफ़ाई करें और उनको सुसाइड से कैसे बचाने की कोशिश करें?
चाहे कारण कोई भी हो, जैसे आपने बताया स्टडी का प्रेशर हो या कोई और व्यक्ति किन्हीं कारणों से सोचता है, तो सबसे जो बड़ा कारण होता है इसके पीछे किसी व्यक्ति का सुसाइड करने के लिए, वो ये होता है कि उसको एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो जिससे वो अपने दिल की बात को शेयर कर सके। चाहे वो वित्तीय समस्या हो, चाहे मार्क्स की, चाहे कुछ भी हो। कोई भी है। ओ अगर उस इफ ही डज़न्ट गेट अ सिंगल पर्सन टू शेयर हिज़ हार्ट, तो वो करता है। तो सबसे पहले उसके जो उसका जो पीयर ग्रुप अच्छा होना हाँ। चाहिए, जिससे कि वो अपने दिल की बात कह सके। मुझे याद है मैं एज़ अ साइकोलॉजिकल काउंसलर कई वर्षों से, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ के ही एक व्यापारी का दोस्त था मेरा क्लोज़ फ्रेंड। वो बार-बार अपने क्लोज़ फ्रेंड को अ, फ़ोन करता था अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन उसने कुछ ऐसी गलती करी थी कि मेरा जो दोस्त था वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। जी। और उसके कुछ फ़ोन कॉल्स जब उसने नहीं अटेंड किए, कहा मुझसे बात मत करो, तो फिर एक कॉल आया उसके घर से कि उसने सर। आत्महत्या कर ली। तो हम जो बाकी जो लोग हैं हमें ये करना चाहिए, जैसे आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था कि ऐसे क्या करें? तो उसमें कुछ ही चीज़ें करने की होती है, जैसे पूछें उनका कि ये आप डिप्रेशन में तो नहीं हैं, आप आत्महत्या करने की तो नहीं सोच रहे। मैंने कई बार लोगों से पूछा है और उसका जवाब उन कई लोगों ने हाँ में दिया। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे केसेज़ में बच्चे बता देते हैं, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो बच्चे अपने आस-पास के लोगों से शेयर नहीं कर पाते, कि शायद हमें डाँट पड़ेगी, मार पड़ेगी या ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये आस-पास के लोगों के अलावा भी क्या कोई सामाजिक संगठन ऐसा है या शासन-प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, जहाँ पर बच्चे अपनी बात कह पाएँ और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ले पाएँ? ज़रूर, एक्चुअली इसके 2 तरीके से मैं जवाब देना चाहूँगा। एक तो पेरेंट्स, पीयर ग्रुप और टीचर्स, सबको ये इमोशनल सेफ्टी का एक माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा को पहले से ये पता हो कि अगर कोई भी ऐसी बात है, तो बिना फ़ियर ऑफ जजमेंट वो आप शेयर करो उस चीज़ को। तो एक इमोशनल सेफ्टी का एक माहौल होना चाहिए अपने ही सर्कल में। वो पेरेंट्स को भी ये देना चाहिए, फ्रेंड्स को भी और टीचर्स को भी। और रही बात कि किसको कॉल करें, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, उनके बारे में लोकल गूगल से पता कर सकते हैं, और चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वहाँ पर कॉल किया जा सकता है और वहाँ पे भी बात की जा सकती है। इवन कुछ नहीं समझ में आया तो 100 में भी डायल करेंगे तो वो भी कनेक्ट कर देंगे आपको। ऐसे कई मामलों में ओके। डायल 100 ने भी सही जगह पे उनको कनेक्ट क की। और ज़रूरी है कि बच्चे भी इस बात को समझें कि अगर वो तनाव में हैं, तो वो खुद से थोड़ा-सा इनिशिएट लें और अपने घर के आस-पास वाले लोगों को बताएँ, घरवालों को बताएँ, दोस्तों को बताएँ और वहाँ नहीं कर पा रहे तो जैसा आपने बताया, एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, पुलिस की हो या 1098 हो, दोनों पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। आज के इस माहौल में जहाँ चारों तरफ तनाव है, वहाँ व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ पर कैसे काम करे और उस कैसे सुधार सकता है वो? मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें करनी होती हैं। आपको अपने लिए समय निकालना है, जिस उन चीज़ों को करने के लिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, भले ही आप किसी भी उम्र के हों, या आपको ड्राइंग बनाने का शौक है या पॉटरी करने का शौक है, तो जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके लिए आप समय निकालें। इवन बच्चे जो स्ट्रेसफुल माहौल में स्टडी करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ख़ासतौर के लिए बच्चों के लिए कहूँगा कि वो हर एक 45 मिनट्स में एक ब्रेक लें। लगातार हमारा दिमाग उसके लिए, किसी का भी दिमाग इतना तैयार नहीं कि घंटों-घंटों लगातार वो कॉन्संट्रेट कर सके एक ही चीज़ में। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ज उस ब्रेक लेने से आपका रिटेंशन बढ़ेगा। स्टडी एंड द सर्वे शोज़ कि जितना आप 45 मिनट्स का फिर ब्रेक लेंगे, फिर कुछ समय बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो उससे जो चीज़ें आपने समझी हैं, वो आपके दिमाग में बनी रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपनी फीलिंग को शेयर करना। जो भी आपकी फीलिंग्स है, शेयरिंग योर फीलिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ हीलिंग। और ये बात सत्य है, जैसे हम भी कहते हैं ना, दुःख बाँटने से आधा हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक केवल 45 मिनट्स का ही नहीं, एक आम जन एक रिक्रिएशनल ब्रेक ले सकता है, जिसे हम डोरवे इफ़ेक्ट कहते हैं, कि अपनी जगह से कहीं दूर गए, अगर सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो किसी और साइट में चले गए, वहाँ कुछ अच्छे पल बिता लिए, तो पीछे की समस्याएँ वो छूटती नज़र आती हैं और एक रिफ्रेश्ड माइंड से व्यक्ति आ सकता है। और ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया के ज़माने में स्लीप को बहुत ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर आपकी 7 या 8 घंटे की स्लीप नहीं है,
स्लीप के बारे में माना जाता है, निद्रा के बारे में, कि अगर आपने निद्रा से चूक गए एक दिन, तो आप ज़िंदगी में कभी उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, उस पल को। वही तो परेशानी है कि मोबाइल हाथ से नहीं छूटता है। साथ में सोते भी है तो तकिए के नीचे रख के सोते हैं और सुबह उठते तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। कई लोगों की नींद नहीं आने की समस्या यही है कि क्योंकि हम अटेंटिव रहते हैं अपने बिस्तरों पे भी, तो हमारे मस्तिष्क ये ट्रेन है, उसको लगता है कि ये काम करने की जगह है। तो बहुत संभव हो सके तो आप मोबाइल को अपने शयन कक्ष से दूर रखें, कम से कम बेड से तो दूर ही रखें। तो अगर आप अच्छे से सोते हैं 7 से 8 घंटा और ब्रेक्स लेते हैं, रिक्रिएशन, हॉबीज़ के लिए समय निकालते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक ज़बरदस्त बूस्ट करने वाला काम होगा और आप बहुत क्रिएटिव और प्रोडक्टिव भी होंगे अपने काम में और आगे भी बढ़ेंगे। ऐसी कोई टिप्स जो आप देना चाहते हैं या कोई ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो जिन्हें इतना मेंटल हेल्थ क्राइसिस नहीं है, लेकिन हम सभी को कभी न कभी एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक मेंटल हेल्थ या काउंसलिंग को एक टैबू ना समझें। ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ़ मानसिक रूप से पागलों के लिए ही है ये। हर कोई किसी न किसी समय में अवसाद से ग्रसित होता है। इसलिए काउंसलिंग को आप प्रोत्साहित करें और आस-पास अपनी नज़रें दौड़ाएँ। आप हम में से हर एक में ये कैपेसिटी है कि किसी के चेहरे को देख कर के हम बता सकें कि वो खुश है या दुखी है या उसके जीवन में उतार-चढ़ाव कुछ चल रहा है, तो उससे बात करें। 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, उनसे पूछें आप कैसे हैं और कैसा जीवन चल रहा है। उनको ये उनकी सुनें, पूछें और फिर उनकी सुनें। सुनने से आप बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं भी हैं, तो आपने अगर सुन ही लिया किसी को कुछ देर तसल्ली से, बिना जज किए, बिना रोके-टोके, तो वो बहुत उनके जी को हल्का कर देता है और उनको और हौसला देता है। और तीसरी चीज़ है कि आप उनसे कहें कि आप उनके साथ हैं। सिर्फ़ आपका कहना आपके दिल से, पूरे विश्वास से उनको मदद करता है। मैं आपको एक घटना बताऊँगा, केविन हाइन्स नाम के एक व्यक्ति हैं, जो अभी मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। जब वो 17 साल के थे, तो उन्होंने एक ब्रिज है कैलिफ़ोर्निया में किसी जगह पे, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ से उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन वो कोस्ट गार्ड्स द्वारा बचा लिए गए। उनसे जब ये बाद में पूछा गया कि वो कौन-सी बात थी जो उस बालक को, जो 17 वर्ष के तुम्हारे ही बालक को, जो तुम थे उस समय में, वो कौन-सी बात है जो तुम्हें वो ये कदम उठाने से बचा सकती थी? तो उसने कहा कि जब मैं बस में बैठा हुआ आ रहा था, उस गोल्डन गेट ब्रिज उसका नाम है, गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ, काश कोई उस समय होता जो मेरे कंधे पर हाथ रख के ये कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वो उस छलांग नहीं लगाता उस ब्रिज से। तो किसी का साथ होना, पूछना और सुनना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके द्वारा आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो सचेत रहें, आस-पास देखें, आप किसी की मदद करें, हो सकता है कभी आपको किसी की मदद की आवश्यकता हो। सिर्फ अच्छे मार्क्स ही बच्चों की ज़िंदगी नहीं होती। उनकी खुशी, उनके सपने, उनके दर्द, ये सब बहुत मायने रखता है। आज हमने बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करी, कैसे छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने अभी ज़िंदगी ठीक से जीना भी शुरू नहीं करी, वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज बनाते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने तनाव को दूर कर सकें, हम बड़ों से खुलकर बात कर सकें और हम उनको सुनें और समझें भी। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ थे आलोक बेंजामिन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस अहम मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो इस तनाव में रह रहे हैं।